हैं कि ये जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायल ने कराया था, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई थी, इतना पिटाई हुआ। उसी तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर पुलिस ने वही काम किया है जो जनरल डायल ने किया था। तो ये नरेंद्र मोदी इस देश को तानाशाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आने वाले समय में अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो ये जो उत्तरी कोरिया है, रूस है, चीन है, जहाँ तानाशाही है, जहाँ सदियों तक वहाँ के राष्ट्रपति एक छत्र राज करते हैं, चुनाव नाम का कोई चीज़ नहीं, औपचारिकता है, उसी रास्ते पर नरेंद्र मोदी तानाशाही के रास्ते पर जा रहे हैं। इस नेपाल में हुआ, इस देश की जनता को चाहिए इकट्ठा होकर दिल्ली के प्रधानमंत्री निवास को घेर करके उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, नहीं तो ये देश भी किसी दिन तानाशाही के राज में जकड़ जाएगा। और मांग तो कुछ भी किया जाता है, नरेंद्र मोदी से लोग मांग कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये जो जालिम सरकार है, जो तानाशाह है नरेंद्र मोदी, ये कुछ भी करने वाला नहीं है। ये चाहे राम जन्मभूमि न्यायिक जो समिति है, ट्रस्ट है, उसकी बात हो, नरेंद्र मोदी तय करेगा कि उस ट्रस्ट में कौन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें ऐसे लोगों को नहीं रखा जाएगा तेज तर्रार या पढ़े लिखे हों। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के बैनर तले लाखों की संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया और उनकी ये मांग थी सरकार से कि पेपर लीक पर कोई ठोस कानून बनाया जाए और परीक्षा की तैयारी कर रहे जो छात्र हैं जिन्होंने आत्महत्या कर लिया है उनको जो है मुआवजा दिलवाया जाए पीड़ित परिवार को, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया जाए। लेकिन आप सबने देखा, आपके मोबाइल फ़ोन में ज़रूर वीडियो आए होंगे किस तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर जो है लाठियां बरसाई गई, लड़कियों को पीटा गया, नाबालिग बच्चियों को पीटा गया। लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों का हौसला नहीं डिगा और वो अपने मांग मनवाने पर सरकार के लिए लड़े रहे। हालांकि विपक्ष के कई नेता, चंद्रशेखर आज़ाद भी बाबा साहब के प्रतिमा के सामने शांतिपूर्वक बैठ गए और धरना प्रदर्शन के लिए, और उन्होंने भी मांग किया कि सरकार जो है ठोस कार्रवाई करे पेपर लीक को लेकर के। इस पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए हमारे साथ जयशंकर गौतम जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के देवीपाटन मंडल प्रभारी। क्या कहेंगे प्रभारी जी, जिस तरह से जंतर मंतर पर छात्रों के साथ पुलिस के द्वारा बर्बरता किया गया, हालांकि ये भी खबर आई है कि कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, आईपीएस अधिकारी को भी चोटें लगी है, क्या कहेंगे इस पर आप? सच तो ये है कि जो लोग संविधान है देश का, संविधान में इस देश की जनता को लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। और जो सीजेपी है, जो ककरोच जनता पार्टी के फाउंडर अजीत दीपके जी और देश के जो माने जाने समाज सेवी हैं सोनम वांगचुक जी, इन सबके नेतृत्व में इस देश के लाखों बेरोजगार नौजवान व छात्र छात्राएं जो पेपर लीक की घटना को लेकर, जिसमें पेपर लीक होने से कम सैकड़ों छात्र और नौजवानों ने आत्महत्या कर लिया, उससे उद्वेलित होकर इस देश के पूरे देश के नौजवानों ने सरकार से जो पेपर लीक घोटाला हुआ, जो बार बार हर तरह के जो पेपर होते हैं, चाहे वो नीट की बात हो या किसी पेपर की, हर पेपर का हर परीक्षा का पेपर लीक होता है, उससे लोग परेशान होकर और ख़ास करके जो छात्रों ने आत्महत्या किया उनको मुआवजा देने की मांग को लेकर छात्र प्रधान इस देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से, उनसे इस्तीफा की मांग को लेकर वहाँ लगभग 20 दिनों से लोग आंदोलन कर रहे थे। 20 तारीख को इन लोगों ने, जब सरकार ने इनसे बात करना भी जायज़ नहीं समझा, तो इन लोगों ने संसद मार्च का कार्यक्रम किया, जिसमें विपक्ष की पार्टियों ने भी समर्थन किया। खास करके आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ गए छात्रों के बीच में, उनके साथ वो खड़े होकर उनको मनोबल बढ़ाते हुए उनकी मांगों का समर्थन किया। लेकिन उसके बावजूद शांतिपूर्ण कार्यक्रम में पुलिस ने लाठीचार्ज किया,
जिससे सैकड़ों छात्र बुरी तरीके से घायल हो गए। किसी लड़की का सर फूट गया, किसी लड़के का हाथ टूट गया, मतलब बुरी तरीके से। वीडियो आ रहा है, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को मारा है पुलिस वालों ने। वो चिल्ला करके कह रही हैं कि क्या यही डेमोक्रेसी है? बाबा साहब ने संविधान में तो सबको बराबर अपनी बात रखने का अधिकार दिया था, स्वतंत्रता का अधिकार दिया था। और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जब मेरी उम्र होगी, मैं 18 साल की हो जाऊंगी, तो मैं किसी भी पार्टी को वोट नहीं करूंगी। क्या देश के इतिहास में इस घटना को काले दिन के रूप में देखा जाएगा? ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। एक नैतिकता होती है, कानून से के हटकर भी एक लोगों के अंदर नैतिकता होना चाहिए। जो पुलिस वाले, जो वहाँ का दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, ये वो भी किसी का बेटा है, वो किसी का भाई है, उसकी भी बहन है। लेकिन इन लोगों के अंदर मानवता नाम का कोई चीज़ नहीं है। जो लड़कियां कह रहे हैं कि बड़े होकर हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, उनके अंदर एक बहुत बड़ा दर्द है। उस दर्द व पीड़ा को लेकर वो अपना बोल रही है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। कहीं ना कहीं तो वोट देंगे, लेकिन वो उस जो लोकतंत्र के नाम पर जो यहाँ हो रहा है, जो बर्बर अत्याचार किया गया नौजवानों पर, छात्रों पर, तो उस अत्याचार को देखकर उनका दिल दहल उठा। वो सोच रही हैं कि संविधान के होते हुए संविधान का पालन नहीं हो रहा, यहाँ कानून का कोई राज नहीं है, यहाँ तो तानाशाही है। अरे कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायल ने कराया था, जिसमें लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई थी, इतना पिटाई हुआ। उसी तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर पुलिस ने वही काम किया है जो जनरल डायल ने किया था। तो इस कांड की जितनी निंदा की जाए कम है। और ख़ास करके हमें तो लग रहा है ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, क्योंकि यहाँ हर गरीब, दबे कुचले, छात्र, नौजवान, किसान, सबकी आवाज़ दबाई जा रही है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये लगभग सैकड़ों किसानों, छात्रों की हत्यारी सरकार है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए, इनको कटघरे, न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आपने देखा, आपने भी तस्वीर देखा होगा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को पुलिस घसीटते हुए लेकर के जा रही थी। हालांकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस पर जो है कठोर जो है आपत्ति जताई है और सरकार से मांग करी है कि जो नेता चाहे सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सबको जो है सब मतलब सुरक्षित रखना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? असल में जो व्यवहार दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी जी के साथ में किया, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विपक्ष के नेता भी हैं, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा जिसको प्राप्त होता है, तो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब इनके इस देश के ऐसे बड़े बड़े नेताओं को पुलिस लाद कर ले जाती है, उठाकर टांग कर ले जाती है, तो यहाँ देखने में तो हमें नहीं लग रहा है कि ये लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र नहीं है। जैसे रूस और चीन में है कि वहाँ की जो राष्ट्रपति है वो तानाशाही है, वहाँ पर ये नरेंद्र मोदी इस देश को तानाशाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं। आने वाले समय में अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो ये जो उत्तरी कोरिया है, रूस है, चीन है, जहाँ तानाशाही है, जहाँ सदियों तक वहाँ के राष्ट्रपति एक छत्र राज करते हैं, चुनाव नाम का कोई चीज़ नहीं, औपचारिकता है, उसी रास्ते पर नरेंद्र मोदी तानाशाही के रास्ते पर जा रहे हैं। इस देश के बर्बादी से बचाना है तो हम सभी लोगों को मिलकर, इस देशवासियों को मिलकर इस नरेंद्र मोदी सरकार को हटाना होगा। इनके खिलाफ हमें सड़कों पर उतर कर इनको संघर्ष करना होगा, जैसे बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ। इस देश की जनता को चाहिए इकट्ठा होकर दिल्ली के प्रधानमंत्री निवास को घेर करके उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, नहीं तो ये देश भी किसी दिन तानाशाही के राज में जकड़ जाएगा। और जो कुछ हुआ राहुल जी के साथ, अखिलेश जी के साथ, ये सब बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत ही कम है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं देश में राम राज है, राम राज की बात हो रही है, विश्वगुरु की बात हो रही है कि भारत विश्वगुरु बन रहा है। कहाँ तक ये सही है? विश्वगुरु बन रहा है, सही बता रहे हैं। जैसे महाभारत में हमने देखा कि वहाँ जो गुरुकुल स्कूल चलते थे, गुरुकुल स्कूल में शूद्रों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था।
वहाँ शूद्र के बच्चे नहीं पढ़ सकते थे। और वहाँ इसका मतलब है कि जातवाद अपने चरम सीमा पर था महाभारत काल में और रामराज में भी। जब रामराज में रामचंद्र जी एक दलित जो शूद्र समाज का है सम्मुख ब्राह्मणों के कहने से उसकी हत्या कर देते हैं। आप सोच लीजिए ऐसे रामराज में, ऐसे महाभारत काल में जो दलितों को, पिछड़ों को जहाँ समान अधिकार नहीं था, वैसे रामराज की हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। इस देश का जो बहुजन समाज है वो रामराज नहीं चाहता है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए, उनके द्वारा बनाए हुए संविधान का राज चाहता है। उस संविधान के अनुसार इस देश को चाहता है। रामराज की हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। रामराज में एक जात विशेष का वहाँ कब्जा था, वही सब कुछ थे। तो रामराज तो जातवादी था। राम के समय में एक गर्भवती औरत को लोगों को खराब लगेगा, लेकिन ऐसे रामराज में जहाँ एक महिला को, गर्भवती औरत को, उसको बताया भी नहीं जाता, उसका पति जंगल में बिना बताए जंगल में एक गर्भवती औरत को छोड़ देता है। वह रामराज मुझे नहीं चाहिए जिसमें एक महिला को जंगल में छोड़ दिया जाए। तो ऐसा रामराज हमें नहीं चाहिए। बहुजन समाज रामराज नहीं चाहता। हम बाबा साहब अम्बेडकर जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, महात्मा फूले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, हमें इन लोगों का बताए हुआ राज चाहिए। इन लोगों की नीतियों, इनके विचारों पर स्थापित राज चाहिए जो बाबा साहब जी ने इन्हीं की नीतियों पर चल के संविधान की रचना किया। मैं भारतीय संविधान के राज चाहता हूँ, या मुझे रामराज या महाभारत काल नहीं चाहिए। अच्छा, एक सवाल लेंगे आपसे कि राम मंदिर बना और उस पर मांग चल रही थी कि दलितों को शामिल किया जाए। चंपत राय जी के इस्तीफा के बाद में अब अयोध्या के कई साधु संत ऐसे हैं, उन्होंने भी मांग कर दिया है कि अब ट्रस्ट में जो है मुख्य पुजारी हो, वनवासी समाज का हो, आदिवासी समाज का हो। आप इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, मांग तो कुछ भी किया जाता है। नरेंद्र मोदी से लोग मांग कर रहे हैं, अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये जो जालिम सरकार है, जो तानाशाह है नरेंद्र मोदी, ये कुछ भी करने वाला नहीं है। ये चाहे राम जन्मभूमि न्याय जो समिति है, ट्रस्ट है, उसकी बात हो, नरेंद्र मोदी तय करेगा कि उस ट्रस्ट में कौन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें ऐसे लोगों को नहीं रखा जाएगा तेज तर्रार या पढ़े लिखे हों। जैसे बिहार के एक दलित को, एक दलित है, भाजपाई दलित है, उनको उस ट्रस्ट में रखा गया था, लेकिन वो गूंगे बहरे हैं। जो गूंगा बहरा होगा, जो किसी लायक नहीं होगा, उसको, उस दलित या वनवासी को उसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये कहा जाए कि जो पढ़े लिखे होंगे, जो बहुजन समाज के महापुरुषों के रास्ते पर चलते होंगे, आपका कहने का मतलब है जो बाबा साहब को मानने वाला होगा, बाबा साहब के मिशन को चलने वाले होगा, उसको शामिल नहीं किया है। बाबा साहब के अनुयायियों को, बाबा साहब को मानने वालों को उस ट्रस्ट में नहीं रखा जाएगा, ये पक्का है। क्या कारण, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? असल में ये जातवाद है। जो जातवादी मानसिकता आप देख लीजिए, किसी भी प्रधानमंत्री मोदी है, उनका प्रतिनिधि, उनका मुख्य सचिव कौन जाति का है, मुख्यमंत्री का सचिव किस जाति का है, इस देश का पुलिस कमिश्नर किस जाति का है, इस प्रदेश यूपी के मुख्य सचिव किस जाति के हैं, राष्ट्रपति का मुख्य सचिव किस जाति के हैं। तो वहाँ तो घोर जातवाद है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवों में केवल 2 अनुसूचित जात, एक जनजाति का है। ये ओबीसी का एक भी नहीं है कैबिनेट सचिव, एक भी नहीं है। आप सोच सकते हैं जिस देश का प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट सचिवों में एक भी पिछड़े वर्ग को नहीं रखा है, उससे आप आशा करते हैं कि खुद कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति से आते हैं। वो पिछड़ी एक बात है। घाची जाति एक गुजरात में थी जो समान जाति में आती थी, जो साधन संपन्न जाति थी। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने उस घाची जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कर दिया। ये नरेंद्र मोदी की एक चाल है। कहते मैं नीची जाति का हूँ, मैं तेली जाति का हूँ। केवल पिछड़ी जातियों को गुमराह करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ना वो पिछड़ी जाति के हैं, ना वो गरीब परिवार के हैं, ना उन्होंने कभी चाय बेची। हमारे गोंडा के पूर्व सांसद हैं कैसरगंज के माननीय ब्रिजभूषण सिंह, उनका एक गोनाद होटल है। शायद ये गोनाद होटल जैसा उनका भी
कोई अरबों खरबों का होटल रहा होगा, उसी में चाय बनवाते रहेंगे, काउंटर पर बैठते रहेंगे, ये हो सकता है। लेकिन वो कभी वो चाय सड़क पर नहीं बेच रहे थे। सड़क पर बेचने वाले तमाम लोग हैं, किसी का बच्चा न तो विधायक बन गया न प्रधान बन गया। आपने देखा किसी का चाय बेचने वाले का लड़का प्रधान भी बना हो? ऐसा कुछ नहीं है। वो एक संपन्न घराने के थे, संपन्न घराने से थे। उनको नरेंद्र, वो क्या नाम है उस समय पूर्व प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री जो थे लाल कृष्ण आडवाणी जी का संरक्षण प्राप्त था। ये उनके दाहिने हाथ हुआ करते थे। इन्होंने जब गुजरात में अल्पसंख्यकों का कत्लेआम कराया, जब वहाँ गुजरात में दंगा करवाया, जब जिंदा वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, बलात्कार किया गया, तो इनको बचाने का काम अटल लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। तो ये साधारण व्यक्ति नहीं थे और न ये पिछड़ी जाति से आते हैं। ये जैसे ये करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, भाजपा आरएसएस के लोग, कि हमारे ही लोगों के नाम पर किसी व्यक्ति को बैठा देते हैं, उसके बाद वो हमारा शोषण करता है और कहते हैं हम आप तुम्हारे समाज का है। तो नरेंद्र मोदी न पिछड़ी जाति के हैं न गरीब जाति के हैं, कुछ नहीं है। हम आते हैं आखिरी सवाल पे कि अगर आपकी सरकार आप सत्ता में आते हैं तो छात्रों के हित के लिए पेपर लीक या ऐसी घटना ने उसको लेकर के आपकी सरकार क्या कर सकती है? अगर हमारी सरकार, आज़ाद समाज पार्टी की सरकार आती है प्रदेश या देश में, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कह दिया है कि हमारी सरकार में पहली बात तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा। चाहे वो ब्राह्मण का लड़का हो, चाहे क्षत्रिय का लड़का हो, चाहे पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति का लड़का होगा, किसी को जाति या धर्म के आधार पर, चाहे मुस्लिम समाज से आता हो चाहे जैन से, किसी को जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको ऐसी शिक्षा दी जाएगी कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें और देश में सरकारी सर्विस करके देश की सेवा करने का काम करें। और बाकी जो ये पेपर लीक का होता है, पेपर लीक घोटाले में मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है, अगर हमारी सरकार आती है तो जो भी पेपर लीक की घटना में दोषी होंगे उनको सजाए मौत की सज़ा दी जाएगी, उनके लिए फांसी से नीचे कोई सज़ा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ है चंद्रशेखर आज़ाद के कट्टर समर्थक या यूँ कहे देवी पाटन मंडल के प्रभारी जयशंकर गौतम जी। इन्होंने अपनी बात रखी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और जगह से किसी और खबर के साथ। नमस्कार।